अगला देखें गद्यांश जो कि इस प्रकार है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कहता है कि मातृभूमि पर जो निवास करते रहते हैं मनुष्य, वह राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के क्या हैं, दूसरे अंग हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यानी जब पृथ्वी कब मातृभूमि बनती है, जब पृथ्वी पर जन यानी मनुष्य निवास करते हैं, तभी उसे हम क्या कहते हैं, मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब देखिए, प्रश्न पूछता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होगी कि लेखक के अनुसार किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व एवं विकास तभी संभव है जब वहाँ के निवासी अपने राष्ट्र की पृथ्वी अथवा भूमि को अपनी माता के समान माने। ठीक है, और स्वयं को उसका सच्चे अर्थों में पुत्र। भूमि के प्रति इस भाव से यह संभव है कि देश में राष्ट्रीयता की सच्ची भावना का विकास हो। भूमि के प्रति माता और पुत्र का भाव ही राष्ट्र के प्रत्येक जन को अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरित करता है। बस आप इतना लिख देंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो यदि केवल पृथ्वी हो और उस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। कहता है कि केवल पृथ्वी हो और उस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य न हो तो हम राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ से आप इसको देख भी लेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है भी, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो हमने बताया कि जब पृथ्वी पर मनुष्य जन का निवास होता है तभी वह मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगला देखिए गद्यांश, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति की जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। देखिए, इस गद्यांश को पूरी तरह से इसका वो समझते हैं, सिर्फ रेखांकित अंश को नहीं समझते हैं। पहले पूरे गद्यांश की व्याख्या को हम समझ लेते हैं, जो कि इस तरह प्रकार है। देखिए क्या है, कहता है जो लेखक है वो कहता है कि भूमि और जन के पश्चात लेखक जो है वो राष्ट्र के तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करते हुए कहता है प्रस्तुत पद्यांश में कि मानव सभ्यता का एक दूसरा नाम संस्कृति है और इसका निर्माण मनुष्य द्वारा अनेक युगों की दीर्घावधि में किया गया है। यह उनके जीवन का उसी प्रकार से अभिन्न और अनिवार्य अंग है। यानी जो संस्कृति है वो मनुष्य के जीवन का उसी तरह से अनिवार्य अंग है जिस प्रकार से जीवन के लिए श्वास और प्रश्वास आवश्यक है। वस्तुतः संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। कहता है कि जो संस्कृति है वो मनुष्य के मस्तिष्क के समान है। जिस तरह से मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा ही मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण होता है, उसी तरह से संस्कृति भी हमारे जीवन में क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क की मृत्यु होने पर व्यक्ति को भी हम मृत
मान लेते हैं, भले ही उसका संपूर्ण शरीर भली भांति कार्य कर रहा हो और वो जीवित भी हो। जिस प्रकार से मस्तिष्क नहीं है और शरीर है, तो हम उसे व्यक्ति नहीं कह सकते, अर्थात हम मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। उसी तरह से संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति में ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति, समृद्धि और वृद्धि निहित है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि राष्ट्र के संपूर्ण स्वरूप में संस्कृति का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि भूमि और जन का होता है। अर्थात भूमि और जन के पश्चात राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उसकी संस्कृति है। किसी राष्ट्र के अस्तित्व में संस्कृति के महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि यदि किसी राष्ट्र की भूमि और जन को संस्कृति से अलग कर दिया जाए तो एक समृद्धशाली राष्ट्र को मिटते हुए देर न लगेगी। संस्कृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक होने के साथ साथ एक दूसरे के लिए अनिवार्य भी हैं। एक के न रहने पर दूसरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है, यानी जीवन रूपी वृक्ष का फूल ही संस्कृति है। अर्थात किसी समाज के ज्ञान और उस ज्ञान के आलोक में किए गए कर्तव्यों के सम्मिश्रण से जो जीवन शैली उभरती है या सभ्यता विकसित होती है, वही क्या होती है? संस्कृति है। समाज ने अपने ज्ञान के आधार पर जो नीति या जीवन का उद्देश्य निर्धारित किया, उस उद्देश्य की दिशा में उसके द्वारा संपन्न किया गया उसका कर्तव्य, उसके रहन सहन, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था आदि को प्रभावित करता है। इसे ही संस्कृति कहा जाता है। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक जातियां रहती हैं। उन जातियों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। अपनी विशेषताओं के आधार पर ही प्रत्येक जाति अपनी संस्कृति का निर्धारण करती है और इन विशेषताओं से प्रेरित होकर अपनी संस्कृति को विकसित करने का प्रयास करती है। परिणाम स्वरूप विभिन्न जातियों की विभिन्न भावनाओं के कारण विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां विकसित हो जाती हैं। किंतु राष्ट्र की उन्नति के लिए उन विभिन्न संस्कृतियों के मूल में समन्वय, पारस्परिक सहनशीलता तथा सहयोग की भावना निहित रहती है। अब देखिए प्रश्न उत्तर कट गया है। इससे संबंधित अगर हमने आपको पूरी व्याख्या समझा दी, अगर आपको कोई प्रश्न इससे पूछा जाता है तो आप आसानी से एक दो बार सुनेंगे वीडियो को तो समझ लेंगे और लिख सकते हैं। अब देखिए पांचवा पद्यांश कहता है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। अब देखिए प्रश्न कहा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम हमने अब तक बहुत बार बताया आपको कि राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप क्या करेंगे? देखिए कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उपसंस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति के विविध अंग हैं। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। बस इतना ही। आगे है किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो आप लिखेंगे कि साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। अगला है सहृदय व्यक्ति को स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। तो जो सहृदय व्यक्तित्व होता है, आपने पढ़ा गद्यांश को एक बार फिर से आप वो करके पढ़ लेंगे बैक करके। सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र की किस स्वरूप पर प्रकाश डाला है।
तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उसके एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाला है। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः जोड़ेंगे हम नए शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।